हेलो, वेलकम टू एग्जाम फेलो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की ज्योग्राफी की सेकंड बुक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इससे पहले हमने जो है फर्स्ट बुक की जो चैप्टर्स थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर अगर वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज से जो है ये बुक हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला जो है चैप्टर जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो देर ना करते आइए हम शुरू करते हैं, डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वहां के लोग। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो घटक है हमारा। अगर वहां पर लोग जो हैं वो किसी भी देश के अस्तित्व के लिए सबसे इंपॉर्टेंट घटक है ये। अगर वहाँ पर लोग नहीं होंगे तो वो देश जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वही अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या जो है वो 2011 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 121 करोड़ है। ठीक है, तो ये हमारी जो है 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या है। विश्व की बात करें तो विश्व में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। जो पहले स्थान पर है वो है चीन। ये मैं बात कर रहा हूं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर जो है वो है भारत, जनसंख्या के अनुसार अगर हम देखें तो। ये जो है भारत काफ़ी घना जो है बसा हुआ देश है और विश्व के उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की अगर जनसंख्या को मिला दें तो किसकी उत्तरी अमेरिका, इसके अलावा हम जो है दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अगर इनकी जनसंख्या को मिला दिया जाए तब भी भारत की जनसंख्या जो है इनसे अधिक है। भारत की विशाल जनसंख्या है और ये जो है भारत की विशाल जनसंख्या, यहाँ के जो सीमित संसाधन है क्योंकि संसाधन हमारे सीमित है और जनसंख्या जो है वो अधिक है, तो जनसंख्या का जो दबाव है वो हमारा संसाधनों पर पड़ रहा है। तो क्योंकि संसाधन हमारे सीमित है और जनसंख्या हमारी बढ़ रही है। थॉमस माल्थस ने एक बात बोला था कि संसाधन जो है यानी खाद्य पदार्थ जो है उसमें मात्रात्मक वृद्धि होती है, लेकिन हमारी जो है जनसंख्या के अंदर गुणात्मक वृद्धि होती है। यानी जो है इस प्रकार की हमारी जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। तो अगर जनसंख्या में वृद्धि इसी स्थिति से होती रहेगी तो खाद्यान्न वस्तुओं की और संसाधनों की कमी आ जाएगी। तो ये हमारा जो है जनसंख्या विश्व में जो है वो किस प्रकार की है और भारत की जनसंख्या से जो है संसाधनों पर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब बात कर रहे हैं हम जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो कैसे एकत्रित करते हैं। तो भारत में जो पहली जनगणना जो हुई थी, क्योंकि जनगणना के आधार पर हम हमेशा आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी, पहली जनगणना वो हुई थी हमारी 1872 में, यानी 1982 ईस्वी में हमारी पहली जनगणना हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें संपूर्ण भारत में, तो संपूर्ण भारत में जो जनगणना हुई वो हुई हमारी 1881 ईस्वी में। तो 1881 में नियमित रूप से संपूर्ण भारत के अंदर जो है वो जनगणना हुई। इससे पहले जो है पहली जनगणना जो हुई वो 1872 में हुई थी, लेकिन संपूर्ण भारत में ना होकर भारत के कुछ राज्यों तक ही ये सीमित थी।
तो 1881 के अंदर पूरे भारत के अंदर हुई, और 1881 से ही जो है वो प्रत्येक 10 वर्ष बाद, ठीक है, प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है वो भारत में जनगणना होती है। जो पिछली बार जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। अब जो जनगणना होनी चाहिए थी वो 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड के कारण जो है ये एक जो अभियान था वो पोस्टपोन हो गया, जनगणना जो है नहीं हो पाई, और आगे हो सकता है कि ये 22 जो है वो आधा निकल चुका है, लगभग ख़त्म हो जाएगा ये, और उसके बाद जो है शायद संभावना है कि 2023 के अंदर जनगणना होए। तो ये जो है प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो होती है, लेकिन पहली बार कोविड की वजह से जो है ये 2021 में नहीं हो पाई, और अब शायद जो है ये आंकड़े जो है पोस्टपोन होकर नेक्स्ट ईयर जो है ये जनगणना हमारी हो। तो भारत का जो है जनसंख्या किस प्रकार से है, भारत की जो जनसंख्या है वो भारत में किस प्रकार से फैली हुई है ये हम समझते हैं। तो जनसंख्या का वितरण भारत में किस प्रकार का है। भारत में जनसंख्या का वितरण जैसे मैंने अभी बताया 2011 के आंकड़ों के अनुसार हम जो है भारत में जनसंख्या की जो है गणना करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास आंकड़े हैं वो 2011 के हैं, इससे जो बाद के आंकड़े हमारे पास में जो ऑफिशियली आंकड़े नहीं हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 121 करोड़ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और जो है सबसे अधिक जो जनसंख्या है भारत के अंदर वो है हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जो है सबसे अधिक जनसंख्या है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर है उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में फिर जनसंख्या अधिक है। फिर थर्ड नंबर पे है इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, और इसके अलावा पांचवें नंबर पर है आंध्र प्रदेश। अगर हम यह देखें तो पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में जनसंख्या का जो वितरण है वो समान नहीं है। कहीं पर जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है और कहीं पर जनसंख्या जो है वो बहुत कम मात्रा में है। तो ये जो है हमारे 5 स्टेट है जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है, यानी जो है फर्स्ट नंबर पर उत्तर प्रदेश हो गया, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र हो गया, तीसरे नंबर पर बिहार हो गया, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल, और पाँचवें नंबर पर हमारा जो है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है। साथ साथ में इसमें अगर कुछ स्टेटों को हम और शामिल कर ले, जिसमें जो है हमारा तमिलनाडु हो गया, गुजरात है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये अगर स्टेटों को और शामिल कर लिया जाए तो भारत की जो है जनसंख्या, यानी कि ये 5 स्टेट और इन स्टेटों की जनसंख्या को शामिल कर लिया जाए तो भारत की 76% जनसंख्या इन राज्यों में जो है निवास करती है। इसके अलावा बची हमारी 24% जनसंख्या वो अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर निवास करती है। तो इसलिए इस आधार पे हम कह सकते हैं जनसंख्या का वितरण पूरे भारत में असमान है, बिल्कुल समान रूप से वितरित नहीं है। और इसके हमारे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ भौतिक कारण भी हो सकते हैं। तो भौतिक कारण जो है वो कौन कौन से हैं हमारे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, ऐड कर दें जनसंख्या। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक के अंदर
पहला है हमारा भौतिक कारक हो गई, इसके अलावा आर्थिक कारक हो सकते हैं, सामाजिक व राजनीतिक कारक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो हैं कारक हैं। भौतिक कारक की बात करें तो इसमें हो गया हमारा जल की उपलब्धता हो गया, इसके अलावा भूमि का विन्यास हो गया, भूमि जो है ऊंची नीची है, किस प्रकार की है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे भौतिक कारक हैं। भौतिक कारक कौन कौन से हैं? तो भौतिक कारक हो गए भूविन्यास, इसके अलावा हो गया जल की उपलब्धता, यानी जहां पर भूमि का विन्यास, यानी भूमि अगर समतल होगी तो वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करेगी। वही अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की या फिर ऊंचे नीचे क्षेत्र है वहां पर हम देखेंगे तो जनसंख्या कम निवास करेगी, क्योंकि प्लेन क्षेत्रों के अंदर जो है वहाँ मकान बनाना आसान है, परिवहन के साधन बड़े आराम से इजीली जो है उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा बात करें भवन निर्माण सामग्री जो है वो पर्वतों पर ले जाना जो है मुश्किल है, इसलिए अलग प्लेन क्षेत्रों में जो है बड़े आराम से वो जो है प्रोवाइड हो जाती है और बना सकते हैं। वही अगर हम बात करें कि जहाँ पर जल की उपलब्धता है, हम बात करते हैं कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की या नील नदी सभ्यता की या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता की, जो भी हमारी पुरानी सभ्यताएं हैं ये सारी नदी के किनारे बसी हुई है, क्योंकि वहाँ पर जल की उपलब्धता होती है। क्योंकि जहाँ पर जल की उपलब्धता होगी वहाँ व्यक्ति को जो है जल की आवश्यकता होगी उसके लिए, इसके अलावा जो है वो सिंचाई करता है, फसल बोता है, उसके लिए भी आवश्यकता होगी, परिवहन के साधन के लिए भी काम में आता है, अदर जो है कई सारी जो कार्य होते हैं जिसमें जो है हमें जल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भौतिक कारक के अंदर ही होगा हमारा जलवायु, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर है, क्योंकि जलवायु जो है वो किसी भी देश में जनसंख्या को जो इफेक्ट करने का बहुत अच्छा जो है पावरफुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्योंकि अगर मान लो किसी भी देश के अंदर या किसी भी क्षेत्र के अंदर, वहीं हम भारत की अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो भारत में जो हिमालय के प्रदेश है जहाँ पर बर्फ़ जो है जमी रहती है, या फिर रेगिस्तानी प्रदेश जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम मात्रा में निवास करती है। वही जहाँ पर सम जलवायु क्षेत्रफल होता है, जहाँ पर सम जलवायु होती है वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो यहाँ पर जो है जलवायु भी बहुत बड़ा जो है फैक्टर है हमारा भौतिक कारक के अंदर जनसंख्या को इफेक्ट करने के लिए। इसके अलावा वर्षा हो सकता है, जहाँ पर वर्षा की मात्रा उपलब्ध उपयुक्त होती है वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, लेकिन जनसंख्या जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी वहाँ पर भी जनसंख्या कम रहेगी। तो यानी एवरेज की बात करें कि जहाँ पर जो है ना ज़्यादा ना कम बारिश होगी वहाँ पर जनसंख्या जो है वो मतलब अनुकूल जो है वातावरण रहता है, तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करेगी। इसके अलावा आर्थिक कारक के अंदर बात करें तो आर्थिक कारक में हो गए हमारे खनिज। ठीक है, जहाँ पर खनिज संपदा होगी तो वहाँ पर धीरे धीरे देखेंगे कि वहाँ पर जो है वो हमारे क्या नाम है लोग जो है वो शिफ्ट होने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर रोजगार का एक साधन मिल जाता है। इसके अलावा हो गया हमारा नगरीकरण। नगरीकरण जो है वो भी जनसंख्या को जो है अपनी ओर आकर्षित करता है। जब नगरीकरण की बात करें, क्योंकि गाँवों से लोग शहरों की ओर इसलिए आते हैं कि वहाँ पर नगर की चकाचौंध होती है और वहाँ पर जो है बहुत सारी फैसिलिटी होती है, जिसकी वजह से जो है लोग नगर की ओर आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया हमारा औद्योगिक नगर, औद्योगिकरण। उद्योग जहाँ पर स्थापित होते हैं वह रोजगार का बहुत बड़ा साधन होता है। भारत जैसे विशाल देश के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है जनसंख्या काफ़ी सारी मात्रा में जो है बेरोजगार है, और बेरोजगार जनसंख्या को रोजगार पाने के लिए उस क्षेत्र में जाना पसंद करती है जहाँ पर उद्योग जो है स्थापित होते हैं। क्योंकि उद्योग जो होते हैं बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, खास तौर पर अकुशल श्रमिक, क्योंकि भारत के अंदर अकुशल श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो ये हमारे जो है कुछ कारण हैं। सामाजिक और राजनीतिक कारण में क्या होता है? सामाजिक जो कारण है, राजनीतिक कारण है। सामाजिक उपद्रव होना, सामाजिक कहीं उपद्रव हो रहे हैं, कहीं पर जो है वो दंगे हो रहे हैं। ठीक है, तो उपद्रव वाली स्थिति है। कहीं अगर जो है वो दंगे हो रहे हैं, कहीं पर जो है पार्टियां बन रही है और बिगड़ रही है, यानी राजनीतिक फ़ायदे के लिए कई बार जो है इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है
जनसंख्या इफेक्ट होती है। जनसंख्या के लिए जो है यानी वहाँ के लोगों के लिए कोई अच्छा जो है कार्य नहीं हो पाता, वेलफेयर वाले कार्य नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ पर जो है राजनीतिक पार्टियों में खुद विरोध चल रहा होता है, तो वो जो है वेलफेयर का काम कहाँ कर पाएंगी। इसके अलावा जो है समाज के अंदर जो है उपद्रव होना, इसके अलावा जातिवाद है, धर्मवाद है, इस सब के कारण भी जो है जनसंख्या वहाँ से इफेक्ट होती है। क्योंकि अगर जहाँ पर जो है वो सुख शांति नहीं होगी, वहाँ लोग जो है वहाँ पर आराम से नहीं रह पाएंगे, इसलिए लोग वहाँ से पलायन कर जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक थे। इसी कारण से बहुत सारे क्षेत्रों में देखेंगे कि जनसंख्या हमारी ज़्यादा मात्रा में होती है, लेकिन कई सारे क्षेत्र ऐसे जहाँ पर जनसंख्या मतलब नाम मात्र की होती है, बहुत कम जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व को हम समझ लेते हैं कि भारत में जो है जनसंख्या का वितरण जैसे असमान है, वैसे ही अगर हम देखें तो भारत में जनसंख्या का जो घनत्व है वो भी जो है सभी जगह असमान है। तो हम समझ लेते हैं भारत में जो है वो जनसंख्या का घनत्व किस प्रकार से है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो घनत्व जो है वो किसे कहते हैं, पहले हम ये समझते हैं। जनसंख्या घनत्व होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या। तो ये बता देता हूँ मैं क्या है ये। तो ये है हमारा प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, ये हमारा कहलाता है जनसंख्या घनत्व। अगर हम जो है जनसंख्या घनत्व के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है किसी जिस क्षेत्र का हम निकाल रहे हैं वहाँ की कुल जनसंख्या और उस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो जो है कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो कहलाता है हमारा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व में अगर बात करें तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या जो घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, एक जो है किलोमीटर में लगभग 382 व्यक्ति निवास करते हैं। और जनसंख्या घनत्व के आधार पे हम ये देख सकते हैं कि जो है भूमि पर जनसंख्या का दबाव कितना है। क्योंकि अगर मान लो किसी क्षेत्र में या किसी देश के अंदर जनसंख्या जो है वो विशाल मात्रा में, लेकिन वहाँ पर भूभाग भी विशाल मात्रा में है, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम होगा। लेकिन यहाँ बात करें कई सारे क्षेत्रों के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो ज़मीन कम है, भूमि जो है कम है, लेकिन जनसंख्या जो है वो भी कम है, लेकिन घनत्व वहाँ पर अधिक दिखाई देगा। यानी कि वहाँ पर जितना भी हमारे पास भूमि संसाधन है वहाँ पर जनसंख्या का दबाव जो है वो कितना है। तो 1951 की बात करें तो 1951 से, ठीक है, और 2011 की बात कर ले दोनों में, तो 1951 में जो हमारे जनसंख्या जो घनत्व था वो था 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन अब कितना है 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो लगभग अगर बात कर लें तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जो है यहाँ पर वृद्धि हुई है जनसंख्या घनत्व में। तो जनसंख्या घनत्व में जो है 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक जो है वृद्धि हुई है। 200 से क्या बल्कि 250 के अगर हम 250 की बात कर ले तो 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ पर वृद्धि हुई है 50 वर्षों के अंदर। वही अगर भारत के राज्यों की बात करें तो भारत में जो है वो सबसे अधिक जो है वो जनसंख्या घनत्व है वो है बिहार के अंदर। बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। जनसंख्या घनत्व बिहार में 1102 है। वही अगर सेकंड नंबर में बात करें
तो पश्चिम बंगाल में जनसंख्या जो घनत्व है 1029 जो है वो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर और पश्चिम बंगाल के अंदर जो है वो जनसंख्या घनत्व अधिक है। वही अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, जो हमारे कौन से हैं, पूर्वोत्तर राज्य जो हैं वहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है वो हमारा निम्न जनसंख्या घनत्व जो है वो पाया जाता है, निम्न जनसंख्या घनत्व है। वहीं उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में जो है बिहार, पश्चिम बंगाल में जो है जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो मध्यम जनसंख्या वाले जो हैं क्षेत्र हमारे पाए जाते हैं। अब भूमि पर जनसंख्या का दबाव कितना है, इसको हम दो चीज़ों हम जो है निकाल सकते हैं। एक तो है हमारा कायिक जनसंख्या कायिक घनत्व और दूसरा है हमारा कृषीय घनत्व जो है कायिक घनत्व। तो कायिक घनत्व क्या होता है? कायिक घनत्व है हमारा कुल जनसंख्या, यानी कुल जनसंख्या कितनी है उस क्षेत्र की जो हम निकाल रहे हैं, और इसके अलावा कुल है हमारा निवल बोया गया क्षेत्र, यानी कितना जो है वो क्षेत्र में जो है वो कृषि हो रही है, निवल बोया गया क्षेत्र। यानी कितने जो है क्षेत्र में फसल की गई वो, और कुल जनसंख्या कितनी है, इसके अनुपात को जो है हम कहेंगे कायिक घनत्व बोलेंगे। वही सेकंड नंबर पर है हमारा अगला जो है, पहला ये था, दूसरा था हमारा कृषीय घनत्व की बात करें कि यहाँ पर कृषि घनत्व कितना है। तो यहाँ की जो है, यहाँ पर कुल जनसंख्या हमने यहाँ ली थी, पर यहाँ पे लेंगे हम कुल कृषक कितनी है। तो कुल कृषि जनसंख्या, कुल कृषि जनसंख्या कितनी है, और यहाँ पर वही हो गया निवल बोया गया क्षेत्र। यहाँ पर हमने कुल जनसंख्या ली थी, पर यहाँ पर ली थी कुल जो है कृषक जनसंख्या कितनी है। और कृषक जनसंख्या में वो लोग आते हैं, यानी कि जो है एक तो कौन हो गए, कृषक हो गए, और इसके अलावा कृषक का परिवार हो गया, इसके अलावा मजदूर जो है वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कृषक हो गए, कृषक का परिवार हो गया, परिवार जो लोग हो गए, इसके अलावा मजदूर जो है वो आते हैं हमारे कृषि जनसंख्या के अंतर्गत, हम उन्हें शामिल करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जनसंख्या में वृद्धि। भारत के अंदर जो है जनसंख्या में वृद्धि की स्थिति कैसी है, जनसंख्या में वृद्धि किस प्रकार से हो रही है। तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं जनसंख्या में वितरण और जनसंख्या का घनत्व, यानी भारत के संदर्भ में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से भारत में, और वहाँ पर जो है घनत्व किस प्रकार का है। अब हमें पढ़ना है जनसंख्या वृद्धि के बारे में कि भारत में जो है वो जनसंख्या वृद्धि जो है वो किस प्रकार से है। तो ये हम समझते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि वार्षिक अगर बात करें तो वार्षिक जो है वो वृद्धि हमारी है जनसंख्या की भारत में, तो वो है हमारी 1.64% है। वही अगर हम दशक की बात करें, यानी कि जो है दशक वृद्धि जो है वो कितनी है, तो दशक जो वृद्धि है वो है हमारी 17.64%। तो दोनों में अगर हम देखें तो दोनों में जो है वो हमेशा वृद्धि है। भारत में अगर हम बात करें, चाहे वार्षिक की बात कर ले चाहे हम दशके की बात करें, तो दोनों में जनसंख्या में बहुत ज़्यादा जो है वो वृद्धि देखने को मिल रही है। तो जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसके दो कारण हैं। वो पहला है हमारा एक प्राकृतिक कारण, ठीक है, दूसरा है हमारा जिसे कहते हैं प्रवास, या हम कहते हैं अभिप्रेरित। अभिप्रेरित होगा यानी क्या है कि लोग जो है प्रेरित होकर जो प्रवास करते हैं, किसी न किसी से इफेक्ट होते हैं, इसकी वजह से एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर वो जाते हैं। तो ये वो नेचुरली हो गया, और एक हमारा जो है वो हो गया हमारा अभिप्रेरित।
अगर नेचुरल की बात करें तो प्राकृतिक वृद्धि होती है, उसमें हमारे जो है दो चीज़ जो है शामिल किए जाते हैं। एक तो हो गया जन्म दर और दूसरा हो गया हमारा मृत्यु दर को जो है, ये दो आंकड़े हम शामिल करते हैं। तो हम यहाँ पर जो वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में। तो अभिप्रेरित जो है उसके बारे में अलग से जो है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम यहाँ पढ़ेंगे, जो प्रवास वाला चैप्टर है उसके अंदर। तो यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर, इससे भारत की जनसंख्या में क्या प्रभाव पड़ रहा है वो हम समझ लेते हैं। इससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि हम वृद्धि दर निकालते किस प्रकार से, वो हम आधार को समझ लेते हैं। तो वृद्धि दर निकालने के लिए हम जो है दो चीज़ लेते हैं। एक तो हो गया हमारा वर्तमान वर्ष है और दूसरा है हमारा आधार वर्ष, यानी जिसके आधार पर हम जो है वो जनसंख्या निकाल रही हैं। तो वर्तमान जो वर्ष है वो हो गया हमारा, वो कहलाएगा हमारा P2 हो गया और ये हो गया हमारा P1। तो यहाँ पर जो है अगर हम जनसंख्या वृद्धि निकाल रहे हैं तो वृद्धि के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है यानी कि वर्तमान में कितनी है तो हो गया हमारा P2 माइनस आधार में कितनी थी, आधार वर्ष क्या था, और यहाँ पर हो गया P1 गुणा में 100। ये हम प्रतिशत में निकालते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 100 जो है वो अंकित करते हैं। अब अगर बात करें कि यानी कि हम वर्तमान समय में कितनी जनसंख्या है और इसके अलावा माइनस यानी आधार, तो हम आधार ले रहे हैं 1 साल पहले की, 10 साल पहले की, 100 साल पहले की, जो भी हमारा आधार होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ 2011 की अगर हम निकाल रहे हैं तो 2000 मतलब 10 साल के दशक का निकाल रहे हैं तो 2001 में जो है वो हम आधार वर्ष ले लेंगे। वही अगर हम 100 वर्ष की निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 1911 हम जो है आधार वर्ष ले लेंगे। तो हमें पता लग जाता है कि कितने वर्ष के हम निकाल रहे हैं, वही हम आधार वर्ष लेंगे। और वर्तमान वर्ष जबकि हम निकाल रहे हैं तो हम जो है वर्तमान वर्ष में से आधार वर्ष को जो है माइनस कर देंगे और आधार वर्ष नीचे रहेगा गुणा में 100। तो वो हमारे जो है जनसंख्या वृद्धि आ जाएगी, यानी कि जो है जनसंख्या में कितनी जो है बदलाव हुआ है, जनसंख्या में ऋणात्मक या धनात्मक जो है वृद्धि कितनी रही है। तो आगे हम समझ लेते हैं कि जनसंख्या में शताब्दी यानी भारत में शताब्दी जो है यानी कि 100 वर्ष के अंदर जो है जनसंख्या में किस प्रकार से बदलाव आया है। तो उसके जो है 4 चरणों के अंदर जो है बताया गया है कि वहाँ पर जनसंख्या में भारत में कितना बदलाव जो है वो देखने को मिला है। तो इसको जो है पूरी जो 100 साल की हमारी जो एक जर्नी थी जनसंख्या को, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हमें जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं तो पहली अवस्था की बात करें, जनसंख्या वृद्धि की पहली अवस्था, तो पहली अवस्था जो हम मानते हैं वो 1901 से लेकर 1921 तक। तो 1901 से लेकर 1921 जो है ये हम पहली अवस्था इसको मानते हैं। तो इस अवस्था में हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो अवस्था थी ये थी हमारी स्थिर जनसंख्या अवस्था, यानी जनसंख्या जो थी वो स्थिर थी। तो स्थिर अवस्था थी ये कह सकते हैं। स्थिर अवस्था क्यों थी, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है इस समय पर जनसंख्या में जो है वो अधिक वृद्धि नहीं हुई, यानी जनसंख्या जो थी वो हमारी स्थिर थी। उसका कारण ये था कि जो है जन्म दर भी अधिक थी, यानी जन्म दर जो है ये भी अधिक थी, और अगर बात करें तो मृत्यु दर ये भी अधिक थी। दोनों ही जो है अधिक थी, जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर अधिक होने का कारण क्या था, अशिक्षा, इसके अलावा संसाधनों के असमान रूप से वितरण, सुविधाओं का अभाव होना, इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं जो हैं वो अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से हमारी मृत्यु दर जो है ये ज़्यादा थी। इसके अलावा जो है समय से पहले जो है विवाह होना, साक्षरता दर की कमी होना, चिकित्सा सुविधाएं बेहतर ना होना, सुविधाओं का अभाव होना, इसके कारण जो है हमारे मृत्यु दर में भी जो है वृद्धि देखने को मिल रही थी।
इसके अलावा दूसरी जो अवस्था थी वो थी हमारी कब से कब तक के बीच में थी। दूसरी जो अवस्था थी वो थी 1921 से और 1951 के मध्य। 1921 से 1951 के मध्य की बात करें तो ये भी जो है जनसंख्या में जो है वो हमारी स्थिर थी, लेकिन स्थिर वृद्धि हुई। यहाँ पर स्थिर थी पूरी तरह से, पर यहाँ पर स्थिर जो है वो वृद्धि हुई। स्थिर वृद्धि होने का क्या कारण है? क्योंकि जो हमारी जो हैं वो स्वास्थ्य सेवाएं जो थी वो बेहतर होगी। स्वास्थ्य सेवाएं जो है ये अच्छी होगी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हुई। इसके अलावा जो है वो परिवहन के साधन जो है ये भी अच्छे हो गए, चिकित्सा सुविधाएं भी अच्छी हुई। इसके अलावा जो है वो स्वच्छता पर भी जो है ध्यान दिया जाने लगा। ठीक है, स्वच्छता जो है ये भी अच्छी होने लगी, और इस कारण से क्या हुआ कि हमारी जो है वो मृत्यु दर में कुछ कमी आई। ज़्यादा नहीं, कितनी आई? कुछ जो है वो इस कमी आई यहाँ पर, लेकिन जो है जन्म दर जो है जन्म दर अधिक बनी रही। जन्म दर अधिक इसलिए बनी रही क्योंकि वहाँ पर इतनी जागरूकता नहीं थी अभी भारत में उस समय पर, जिसकी वजह से जनसंख्या जो है वो हमारी मंद गति से बढ़ने लगी, यानी जनसंख्या में वृद्धि देखने को यहाँ पर मिली। इसके अलावा 1951 से बात करें और 1981 के मध्य में, यानी कि हमारी जो है तीसरी अवस्था वो हुई कब? 1951 से 1981 के मध्य। इसे कहा गया जनसंख्या विस्फोट का समय कहा गया। जनसंख्या विस्फोट का समय कहा गया। उसका कारण उसका ये था कि हमारे जो है मृत्यु दर में तो कमी आने लगी। मृत्यु दर में कमी आने का कारण क्या है बताया मैंने अभी आपको, कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने लगी, विकास कार्य होने लगे, और बहुत सारा जो है भारत के अंदर बदलाव होने लगा। तो मृत्यु दर में जो है वो तो हमारी गिरावट आ गई, लेकिन जो है जन्म दर वो अधिक रही। जनसंख्या जन्म दर में जो है ज़्यादा अंतर नहीं आया। और वार्षिक जो वृद्धि दर थी वो थी उस समय पर 2.2%। तो वार्षिक वृद्धि दर भी हमारी जो है वो अधिक थी। और यहाँ पर अगर बात करें भारत में जो है मृत्यु दर में कमी आने लगी, और इसके अलावा बहुत सारे जो है वो सुधार होने लगे। इसके अलावा जो है विकास कार्य होने लगा। ठीक है, और जो है बस्तियां, स्थिर बस्तियां बसने लगी, लोग स्थिर रूप से निवास करने लगे। ये सारी जो है वो सुविधाएं बढ़ने लगी। तो ये प्रभाव तो पड़ा, लेकिन एक समस्या और आई कि जब आज़ादी की समय की बात करें, भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारे देशों से प्रवासी भारत आने लगे। जैसे कि बात करें भूटान से लोग जो हैं भारत में आने लगे। इसके अलावा नेपाल से लोग जो हैं वो भारत में आए, और बांग्लादेश से जो है यहाँ से लोग भारत आए, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी लोग जो है भारत में आने लगे, जिसकी वजह से प्रवास के कारण जो है भारत में जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली। यानी जनसंख्या में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो वृद्धि हुई। इसकी वजह से ये कहा जाता है कि इस समय को जनसंख्या विस्फोट का नाम जो दिया गया, क्योंकि जनसंख्या में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस समय पर वृद्धि हुई, इस काल के अंतर्गत की अगर बात करें तो। अगली अवस्था जो आई वो आई हमारी 1981 से लेकर अब तक की बात करें, वो हमारी अगली अवस्था थी। उन्नीस से यानी चौथी अवस्था की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1981 से और अब तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनसंख्या में जो है जो वृद्धि हुई, यानी जनसंख्या वृद्धि जो है वो जनसंख्या वृद्धि मंद हुई, यानी जनसंख्या वृद्धि तो रही वो मंद हो गई। मंद होने का कारण ये है कि जन्म दर जो है उसमें कुछ कमी आने लगी, साथ साथ में
जो विवाह की आयु थी, यानी जो विवाह करने की जो आयु थी, विवाह की आयु है वो जो है वो बढ़ा दी गई। तो विवाह की आयु जो है बढ़ा दी गई, कुछ कानून बनाए गए, कड़ी से उसका जो है पालन किया गया। और इसके अलावा बात करें कि यहाँ पर विकास कार्य भी होने लगा, लोग जागरूक होने लगे, शिक्षा का स्तर भी अच्छा होने लगा, जिस कारण से जनसंख्या में जो वृद्धि जो है वो मंद हो गई। यानी मंद गति से धीरे धीरे जो है जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। जिस स्पीड से यहाँ पर थी और जो है वो चरण में थी, अवस्था में थी, उस अवस्था की बात करें तो अब की बात करें तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, पर काफ़ी मंद गति से यहाँ पर वृद्धि हो रही है। और ये माना जा रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार ये माना जा रहा है कि 2025 तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ हो जाएगी। तो ये जो है विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार, ये जो है पहले ही जो बता दिया गया कि जिस हिसाब से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस हिसाब से 2025 में भारत की जनसंख्या 135 करोड़ को पार कर जाएगी। ये एक पूर्वानुमान जो है विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जो है ये बताया जा चुका है। तो ये क्लास आज हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको जो है बताऊंगा कि भारत के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भिन्नता देखने को मिलती है। वही जो है पूरे जो भारत के अंदर जनसंख्या का संगठन वो है किस प्रकार से है, भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे और साक्षरता के आधार पे। इसके अलावा और भी हम जो है आधार इसका देखेंगे जनसंख्या संगठन का, इसके अलावा आयु का आधार भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये क्लास आज ही हम ख़त्म करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है इसको कंटिन्यू करेंगे।